अच्छा जी, आज हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब आपको डेटा अकाउंट फॉर्म में दिया हो। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 के फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ मर्चेंट मिस्टर रशीद for the year ended 30th June 2022, ascertain his taxable income from the business and also total taxable income. अच्छा, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे ना, आपको इनकम दिया हुआ होता और जो इनकम है या अलाउंसेस है वो अलग दिए होते और जो एक्सपेंस होते थे वो अलग दिए गए होते थे। सही। अभी आप लोगों को क्या दिया है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस का नॉलेज आपको है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये इन रेवेन्यू साइड या इनकम साइड टोटल होकर इस साइड पर आता है और उससे सारे एक्सपेंस माइनस होके आपका नेट प्रॉफिट आता है। तो एक तरह से क्या होता है, एक तरह से कि इनकम से आपके सारे एक्सपेंस माइनस हो जाते हैं। सही है। तो यहां पर आप लोगों ने ख्याल करना है, डेटा पर आ जाए ऑफिस सैलरी 4800। अभी देखिए इधर जो एडमिसिबल इनकम होते हैं, जो डिडक्ट होते हैं, सही है। तो 4800 जो है मतलब ये डिडक्टेबल है, तो ये यहां पर शो हो गया। मतलब जब यहां पर शो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिडक्ट हो गया, क्योंकि अकाउंट में इनकम से ये माइनस हो जाता है। तो इस ऑफिस से 4800 ये आपके इनकम से निकल गया है, ये डिडक्टेबल हो गया। तो इसका जिक्र आप फिर जब टैक्स इनकम कैलकुलेट करोगे ना तो इसका जिक्र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देख ये इनकम टोटल हुआ और ये इनकम इस साइड पर आया और ये सारे एक्सपेंस इससे माइनस हो गए। अभी जो एक्सपेंस यानी एडमिसिबल है तो वो तो डायरेक्टली निकल जाएंगे, लेकिन जो नहीं है उसको हम वापस ऐड करेंगे टैक्सेबल इनकम में। किस तरह? जनरल एक्सपेंस 2550 है, बेड डेट जो है 2100 है, बेड डेट भी सारा जो है ये डिडक्टेबल है। जनरल एक्सपेंस भी डिडक्टेबल है, लेकिन इस सवाल में एक पॉइंट दिया है जनरल एक्सपेंस के बाद वो नोट्स में मैं पढ़वा दूंगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, अब ये डिडक्टेबल नहीं है, ये डिडक्टेबल नहीं है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। सही है। बेड डेट डिडक्टेबल है, लेकिन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट जो है ये डिडक्टेबल नहीं है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं वापस यानी इनकम में टैक्सेबल इनकम में ऐड करूंगा, हेडिंग दे दूंगा कि इनएडमिसिबल इनकम। सही है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमारा डिडक्टेबल है, यानी ये भी देख इसका भी हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि एक तरह से ये माइनस हो गया, यानी जो डिडक्टेबल है उसका जिक्र मतलब नहीं करेंगे। एडवर्टाइजिंग डिडक्टेबल है। इनकम टैक्स, अच्छा ये इनकम टैक्स ये मतलब मुझे दे दे, ये इनकम टैक्स और जो आप कैलकुलेट करोगे इसमें क्या फर्क है? ये इनकम टैक्स जो है ये विद होल्डिंग है। क्या है? विद होल्डिंग, इसको विद होल्डिंग कहते हैं। ये भी हमने खर्चे में डाला है, तो चूंकि हम टैक्स दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो इसको भी हम दोबारा ऐड करेंगे। सही। तो देख ये इसका जिक्र मैंने किया है कि ये डिडक्टेबल है फुल, ये भी डिडक्टेबल है, लेकिन इसके बारे में एक पॉइंट लिखा है वो मैं डिस्कस करूंगा। ये भी डिडक्टेबल है। अभी ये जो है ना ये वाला रिजर्व, इसको मैंने अंडरलाइन किया, ये डिडक्टेबल नहीं है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्टेबल है, एडवर्टाइजमेंट डिडक्टेबल है। इनकम टैक्स ये देख इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। ये अंडरलाइन मैं क्यों कर रहा हूँ? इसको मैं वापस इनकम में टैक्स कैलकुलेट करने के लिए दोबारा ऐड करूंगा इनकम में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 रुपए इंटरेस्ट जो है इसको हम यानी जो टैक्सेबल इनकम आता है उससे फिर हम माइनस करते हैं, तो ये भी डिडक्टेबल है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो है ये भी डिडक्टेबल है। फिर है लॉस ऑन कैपिटल, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इन दोनों में फर्क है। ये जो है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डिडक्टेबल नहीं है, इसको भी मैं अंडरलाइन करता हूं। और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो है ये डिडक्टेबल है। ये क्या है?
डिडक्टिबल है। देख जो अंडरलाइन मैंने किया इसको मैं वापस सेट करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे कहते हैं कि मैंने अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट लिया, मैंने अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट लिया। तो इंटरेस्ट जब दिया जाता है मालिक तो वो कारोबार के लिए क्या होता है, वो कारोबार के लिए फिर एक्सपेंस होता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या है, तो टैक्स के रूप से ये डिडक्टिबल नहीं है। अच्छा क्यों डिडक्टिबल नहीं है? फिर हर एक कहेगा कि यार मेरा इंटरेस्ट पर कैपिटल है, तो अपने इनकम को कम करने के लिए लोग फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालते हैं, तो इसलिए एफबीआर जो है इसको अलाउ नहीं करता। अच्छा, लॉस ऑन बिल्डिंग बाय फायर, लेकिन ये अनइंश्योर्ड था। जब आप ऐसा लॉस जो इंश्योर्ड ना हो, सही है, और उसका क्लेम करते हो ऐसे लॉस को, तो वो भी डिडक्टिबल नहीं है, तो इसको भी हम वापस ऐड करेंगे। डिप्रिसिएशन ये डिडक्टिबल है, लेकिन इसके बारे में नोट में कुछ लिखा है, तो अगर नोट ना लिखा होता तो ये डिडक्टिबल होता। डिप्रिसिएशन का अपना एक पोर्शन जो होता है वो डिडक्टिबल है, तो उसके बारे में वो नोट जो है पढ़ लेंगे। जिस तरह मैंने जनरल एक्सपेंस के बारे में कहा नोट से, इसी तरह डिप्रिसिएशन के बारे में भी नोट से वो पढ़ लेंगे। तो दूसरे साइड पर आ जाए, ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आपको दिया है, डिस्काउंट दिए हैं, सैलरी रिसीट दिए हैं, पेटेंट रिकवर दिया है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको दिया है, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है। ये सारे रेवेन्यू के आइटम आपको दिए हैं, सही है। इसमें आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें इस पर 10% क्या लगता है, इस पर 10% जो है अलग टैक्स लगता है, वो हम अलग कैलकुलेट करेंगे, सही है। ये बाकी सारे आपके इनकम है। ये मैंने नेट प्रॉफिट से शुरू किया इस सवाल को। सॉल्यूशन पर आ जाए। सॉल्यूशन से पहले नोट देखते हैं। नोट नंबर 1 कि जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 500 गिवन एज अ डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन नॉट ए प्रूफ। यानी जो जनरल एक्सपेंस की मैंने बात की थी कि इसमें हमने 500 रुपए ऐसे दिए थे एक इंस्टीट्यूट को एज अ डोनेशन, जो कि अप्रूव नहीं है। तो अप्रूव नहीं है तो उस 500 को हम, यानी इसमें से सारे 2550 नहीं, सिर्फ 500 रुपए हम वापस जो है टैक्सेबल इनकम में जमा करेंगे, सही है। ये 500 से हमारा टैक्सेबल इनकम मजीद बढ़ जाएगा। इंक्लूड यानी इस 2550 में 500 जो है एडमिसिबल नहीं है, और कितने एडमिसिबल है? 2050। 2050 जो है वो डिडक्टिबल हो गए, लेकिन इसमें से 500 दोबारा टैक्स में टैक्सेबल इनकम में ऐड करेंगे। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट 1500 बीइंग द कॉस्ट ऑफ परमानेंट साइन बोर्ड फिक्स्ड एट अ शॉप। कह रहे कि जो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे इसमें 1500 रुपए ऐसे है जो हमने साइन बोर्ड फिक्स करके लगाया है, वो तो फिक्स ऐसे है, तो ये भी डिडक्टिबल नहीं है, ये भी हम वापस ऐड करेंगे टैक्सेबल इनकम में। The allowable depreciation under the rule is 1000 तक जो है ये अलाउड है रूल के मुताबिक। तो देख इसका जो जिक्र मैं कर रहा था डिप्रिसिएशन में, सही। अभी आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखा आपने नेट प्रॉफिट से शुरू करना है, तो नेट प्रॉफिट से मैंने शुरू किया 37,60,350, सही है। अभी जो आइटम मैंने कहा है कि ये एडमिसिबल नहीं है, डिडक्टिबल नहीं है, तो इसको हम इनएडमिसिबल का हेडिंग दे देंगे, इनएडमिसिबल, सही है। सबसे पहले जो 500 रुपए आपने जनरल एक्सपेंस में दिए थे एज अ डोनेशन टू द अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, देखिए 500 रुपए मैं दोबारा इसके साथ ऐड करूंगा, इस टोटल इनकम के साथ, यानी इससे ये इनकम दोबारा बढ़ जाएगा, सही है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का मैंने डेट अंडरलाइन किया था, सही है, तो वो भी मैंने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी लगा दिया। कास्ट ऑफ परमानेंट साइन बोर्ड मैंने अंडरलाइन किया था 1500 रुपए, सही है। कास्ट ऑफ परमानेंट साइन बोर्ड जो था ये नोट में दिया था कि नोट में कहा था कि इसमें 1500 रुपए वो साइन बोर्ड के हैं। इनकम टैक्स जो विदहोल्डिंग टैक्स है, इसको भी दोबारा मैं ऐड कर लूंगा, विदहोल्डिंग, सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जिसका जिक्र मैंने किया था कि ये भी अलाउएबल नहीं है, डिडक्टेबल नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी दोबारा मैंने ऐड किया। फिर लॉस ऑन बिल्डिंग बाय फायर, ये भी मैंने क्वेश्चन में जिक्र कर दिया कि ये भी दोबारा ऐड होगा। डिप्रिसिएशन जो है फिलहाल हम 1200
सारा ऐड कर लेंगे और जितना फिर अलाउड है वो फिर हम माइनस करेंगे। तो ये सारे रेट दोबारा मैंने ऐड की और इसके साथ ये इनकम वापस बढ़ जाएगा। ये कितना आया? 37,71,380। अभी इन पॉइंट में जो नोट्स में दिया था या जो पॉइंट जो है वो डिडक्टेबल है वो माइनस करेंगे। लिस्ट इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर चूंकि अलग टैक्स लगता है, नेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो मैंने पहले इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिखा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी डिडक्टेबल है क्योंकि ये इनकम ऐड हुआ है, इस पर अलग टैक्स लगेगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दोबारा ऐड कर लो। अलाउएबल डिप्रिसिएशन जो नोट में लिखा था कि 1000 तक अलाउ है, तो ये 3 आइटम जो है ये मैंने ऐड करके इससे माइनस कर लिए। तो आपका जो प्रॉफिट जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगा। इससे टैक्सेबल इनकम बढ़ा और इससे टैक्सेबल इनकम कम हो। ये इनएडमिसिबल अमाउंट है जो एडमिसिबल में आपने डाले थे तो मैंने वापस डाल दिए, और ये जो है ये आपको डिडक्टेबल अलाउड है तो मैंने इसको डिडक्टेबल अमाउंट में डाल दिया। तो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम कितना आया? 37,66,740 रुपए। फार्मूला लगाते हो, स्लेब में देख लो तो स्लेब में ये अमाउंट जो है ये आती है 30 लाख और 40 लाख के दरमियान, 45 लाख के दरमियान। तो 30 लाख तक आप स्लेब देख लो तो 3,70,000 है, और इससे ऊपर 30 लाख से ऊपर जो 7,66,740 है इस पर 25%। तो ये दोनों ऐड करके आपका जो अमाउंट बनता है वो कितना बनता है? टैक्स कितना बनता है? टैक्सेबल अमाउंट 5,61,685। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर 10% लगा लो तो वो 315 रुपए बनते हैं। सही? दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन।